नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ की तैयारी क्रम में आज हम फिर से आपके सामने 18 प्रश्नों का पीएनपी के जैसा मॉडल पेपर लेकर आए हैं और ये मॉडल पेपर नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको जाकर जरूर देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाए। आपके 25 में 25 नंबर आने चाहिए और 25 में 25 नंबर लाने के लिए आपको सारे चैप्टर्स की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको सारे चैप्टर्स की जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का फुल कोर्स के वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से जाकर उसको देख लीजिए। और जितने भी मॉडल पेपर मैंने पहले कराए हैं और जो अभी कराए हैं वो सारे देख लीजिए, तो मान के चलिए आपके 25 से 25 नंबर आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा दीजिए और वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, दो वृत्त की त्रिज्याओं में 2-3 का अनुपात है तो उनकी परिधियों में कितना अनुपात होगा। देखो, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराया था, पिछले मॉडल पेपर में आपको बताया भी था कि अगर ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए तो आपको कैसे करना है। जब त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वृत्त की, जैसे 2:3 यहाँ पर दे रखा है, सेम अनुपात परिधियों में अनुपात होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही आपका परिधि का अनुपात होगा। तो जैसे यहाँ पर आपके सामने 2:3 दे रखा है तो यहाँ पर हम इसको 2:3 नहीं, यहाँ पर हम इसको m/3 रखेंगे। तो m/3 है अगर त्रिज्याओं का, तो उनकी परिधियों में अनुपात क्या होगा, m/n ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि जो अनुपात त्रिज्या में होगा वही अनुपात आपका वृत्त की परिधि में होगा। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो, बड़ा सरल क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चाहे तो आप इसको रट लो और चाहे तो आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। मान के चलो थीटा की जगह अगर हम 30 वैल्यू रख दें, थीटा की जगह अगर 30 वैल्यू रख दें तो कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इन दोनों की वैल्यूज डालकर आप उनको जोड़ेंगे तो निश्चित रूप पर 1 ही आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3x = 6 और 4x + y = 14 के हल में y का मान ज्ञात करो। देखो, ये जो समीकरण 1 दे रखी है 3x = 6, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये 3 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसी को आप इक्वेशन यानी समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो 4x + y = 14 और यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख देते हैं तो 4 × 2 + y = 14, 4 × 2 = 8। जब यहाँ से ये 8 प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 14 - 8 आपको मालूम है y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 निकल के आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, y की वैल्यू 6 निकल के आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/3 ये डिवाइड किया गया। तो मैंने क्या आपको बताया था, अगर आपको याद हो कि अगर बेस वैल्यू समान है, ये देखिए बेस वैल्यू समान है और बीच में लगा है डिवाइड का साइन, जैसे यहाँ पर ये डिवाइड लगा हुआ है, तो ये जो पावर होंगी वो आपस में घट जाती हैं। ठीक है, तो ये बेस वैल्यू समान है और ये पावर आपकी आपस में घट जाएंगी। तो इस तरह आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको करके देखते हैं। 7 की पावर 1/5 - 1/3, ये जो पावर है ये आपस में घट जाएंगी। तो 1/5 और 1/3 को घटाना है तो 5 और 3 का लासा लेते हैं, 15 आएगा। 5 × 3 = 15 और 3 × 1 = 3 माइनस 3 बचे 15 और 5 × 1 = 5, तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई, -2/15। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। सीधा कुछ नहीं करना, बेस वैल्यू अगर समान है और बीच में अगर डिवाइड का साइन लगा हुआ है तो पावर आपस में घट जाएंगी। अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा होता तो पावर आपस में जुड़ जाती। अगला क्वेश्चन है, किसी सिक्के में हेड आने की संभावना क्या है।
अगर एक सिक्का, किसी सिक्के की मतलब एक सिक्के की बात हो रही है, एक सिक्का जब उछालते हैं तो हमें कुल परिणाम कितने प्राप्त होते हैं? 2 परिणाम प्राप्त होते हैं, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं हेड आने की संभावना क्या है। हेड एक ही बार आ सकता है, तो इसकी संभावना आपको निकालनी होगी 1/, और कुल परिणाम कितने हैं? 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? संभावना 1/2। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कुछ दिक्कत होती तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए, cos a = √3/2, तो sin 2a का मान निकालो। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर याद है तो आपको ये पता चल जाएगा cos की कितनी वैल्यू होती है जब √3/2 वैल्यू आती है। तो अगर आपने वो टेबल याद कर रखी है तो आपको ये मालूम होगा कि cos 30 बराबर होता है √3/2। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। क्लियर हो गई? इससे हमें a की वैल्यू पता चल गई। अब इसी a की वैल्यू sin 2a में रखेंगे, तो sin 2 × a की वैल्यू है 30, तो यहाँ पर आपको sin 60 की वैल्यू निकालें। 30 × 2 हो गया 60, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है √3/2। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। sin 60 की वैल्यू √3/2, यही आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, सब लंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो सब लंब का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समलंब का एक बार हम चित्र बनाकर दिखा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। ये है आपका समलंब का चित्र। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एक भुजा 15 है, दूसरी 8 है, तो ये आपकी हो गई 15 बड़ी वाली और छोटी वाली हो गई 8। क्लियर है? अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनके बीच की दूरी, यानी इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर है। तो चाहे यहाँ से डाल लो, चाहे यहाँ से डाल लो, चाहे यहाँ से डाल लो, आपको पता चल जाएगा। ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये है आपकी 12 मीटर। क्लियर हो गई बात? अब समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, यानी ये भुजा और ये भुजा इनका योग, गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई यानी ये ऊंचाई इसकी ये रही। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप इसको आसानी से ज्ञात कर चुके हैं। 15 8 23 गुणे 12। अब इसको काटेंगे, 2 × 12 23, और 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 138 मीटर स्क्वायर, यानी 138 वर्ग मीटर। इस तरह इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 19 44 91 में घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि जिसमें जोड़ना हो या फिर घटाना हो, ऐसे में क्या करना होता है? हमें इसका वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल निकालने के प्रयास करेंगे जब, तब हमें वह संख्या पता चलेगी जो संख्या हमें निकालनी है। जैसे मान के चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो यहाँ से दाएं तरफ से जोड़ा बनाते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। अब यहाँ पर 19 44 91, तो हमें ऐसा वर्ग ढूंढना है जो 19 से कम का हो। तो 19, ये शुरू वाला वर्ग 19, तो 19 से कम कौन सा होता है? 4 चौक 16। तो यहाँ पर 4 रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 चौक 16। कितना आया? 19 16 घटाया 3, और अगला जोड़ा पूरा उतार लिया 44। अब ये जो 4 है ये इसके नीचे रखकर जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात समझिए। अब यहाँ पर 1 इकाई का अंक छोड़ दो, ये करने के सरल तरीके बता रहा हूँ। 4 को छोड़ दीजिए, बच्चा 34। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए 34 में आएगा 8 चौक 32। 8 पंच 40 ज़्यादा हो गया तो 4 बार ले जाएंगे, 8 चौक 32। तो यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा। अब इस वाले 4 से इस पूरे में गुणा करो, 4 चौक को 16 और 4 अट्ठे 32 1 33। ठीक है, 344 में जब 336 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8। अगला जोड़ा उतारिए 91, और ये वाला 4 इसमें जोड़ दीजिए, 84 4 88 हो गया। अब यहाँ पे इकाई का अंक छोड़ दीजिए, ये बचा 89 और ये बचा 88। अब 88 का भाग दीजिए 89 में, तो 1 बार जाएगा, 88 1 कम 88। तो यहाँ पर 1 रख दिया, यहाँ पर भी 1 रख दिया। ये 1 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो 881 ही आएगा। 881 1 कम 881। यहाँ पर कितना बच रहा है? 1 में 1 गया 0, 9 में 8 गया 1, और 8 में 8 गया 0। तो यहाँ पर आपके सामने शेषफल कितना बच रहा है? 10 बच रहा है।
तो ये 10 वही संख्या है कि अगर हम 19, 44, 91 में 10 घटा दें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हमारे पास 10 बच रहा है, तो यही 19, 44, 91 में अगर 10 घटा दें तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी। यहाँ पर 2 कंडीशन होती हैं। एक तो होता है कि 19, 44, 91 में जोड़ने पर शेषफल पूर्ण वर्ग आएगा, या फिर जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि 19, 44, 91 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग आएगा। तो जब घटाने की बात आएगी तो यहाँ पर इसको जो घटाएंगे वो यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। इसी तरह का एक पिछले वीडियो में क्वेश्चन बताया था, वहाँ पर था कि जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या है कि जब हम 881 ले रहे थे तो यहाँ पर 1 ना लेके यहाँ पर हम 2 लेते, ठीक है, और फिर 2 से इसको गुणा करते, तो जो भी आता इससे बड़ी संख्या यहाँ पर आती। फिर जो बड़ी संख्या आती, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते और जो आपका आंसर आता वो आपका वही आंसर हो जाता। तो यहाँ पर घटाने पर था तो यहाँ पर हमने सिंपल तरीके से किया और जो आपका बचा वही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालो। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है उसको देख लेते हैं। जब उसको देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आखिर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू पता है 22/7, आर यानी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे रखी है और एल यानी तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें कुछ स्पेशल नहीं करना है। 22/7, आर की वैल्यू है आपकी 8, एल यानी तिरछी ऊंचाई है 21। तो 7 को जब 3 से काटेंगे तो 21 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 22 गुणे 8 3 24 और 22 और 24 का गुणा करेंगे तो 528 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया। देखो सारे फार्मूला आप याद कर लो, शंकु का, बेलन का, आयत का और घन का, घनाभ का, इन सब के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। मान के चलो कि ये पहले वाले बेलन का, क्योंकि 2 बेलन की बात हो रही है यहाँ पर, और दूसरे वाले बेलन को नीचे लिख लेते हैं। चाहे इसको R1 R2 कर लो, चाहे H1 H2 कर लो चाहे ना करो, बात वही है। ठीक है, कर ही लेते हैं 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो, अब हमें इनका अनुपात निकालना है इनकी वैल्यूज़ रखकर। तो देखो पाई की तो वैल्यू कभी बदलेगी नहीं, पाई हमेशा सेम रहेगा, तो पाई तो ऐसे ही काट दो। जो R1 यानी त्रिज्या है, पहले बेलन की त्रिज्या है 2:3 दे रखा है, तो इसका हो जाएगा 2 और 2 की पावर 2, और नीचे दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या थी 3, तो 3 की पावर 2, क्लियर। अब पहले बेलन की हाइट यानी ऊंचाई कितनी है, 5:3 दे रखा है, तो पहले बेलन की हाइट हो जाएगी 5 और दूसरे बेलन की 3 हो जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका अनुपात का आंसर, आयतन के अनुपात का आंसर आ गया। 2 गुणे 2 हो जाएगा 4 गुणे 5, 3 गुणे 3 ये आपका हो जाएगा 9, तो 5 चौको 20/27। तो इनके आयतन का अनुपात निकल के आ गया 20:27। अगर ये कटने पिटने वाला होता तो इसको काट के छोटे से छोटा बना देते और वही आपका अनुपात होता है। क्लियर हो गई बात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जीवा किसे कहते हैं। तो जीवा आप देख सकते हैं, जीवा किसे कहते हैं। जीवा एक ऐसी रेखा होती है जो दोनों तरफ परिधि से मिलती है परंतु केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, जीवा कहलाती है। तो जीवा की ये हो गई परिभाषा। अब इसको हम वृत्त के अंदर करके दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, मान के चलो कि ये आपका वृत्त है, ठीक। अब वृत्त का ये हो गया आपका केंद्र, ठीक। अगर आपने प्रश्न में बना के दिखा दिया तब तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और यहाँ से कहीं से भी आप परिधि से शुरू कर सकते हैं और कहीं भी जाकर मिला सकते हैं। नाम दे दीजिए A और B। तो ये जो है, ये देखिए, ये जो रेखा है
ये केंद्र से होकर नहीं जा रही है और परिधि में एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ ख़त्म हो रही है, तो ए बी जो है वो एक जीवा है। ठीक, नीचे ऐसे आप लिख देंगे तो आपको 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो एग्जामिनर को लगेगा कि भाई इस विद्यार्थी को बहुत आता है, इसने डायग्राम भी बना के दिखा दिया। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, दी गई संख्याओं की मध्यिका ज्ञात करो। तो मैंने आपको बताया था जब इस तरह के नंबर बिखरे पड़े हों तो सबसे पहले तो आपको इनको अरेंज करना है आरोही क्रम में। 5, 6, 8, 9, 10, 11 और 12। 3, 3, 6, 2, 8, 3, 3, 6, 2, 8, एक नंबर रह गया है, 5, 6 और 18 भी है। ठीक है, तो ये आपके हो गए कुल मिलाकर नंबर सारे। अब इनको गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। n की वैल्यू कितनी आ गई? 8, यानी ये 8 है कुल, और 8 होता है सम। अब मैंने आपको बताया था कि मध्यिका अगर निकालनी है तो पहले हमें गिनना होगा सम है कि विषम। सम का अलग फार्मूला है, विषम का अलग फार्मूला है। तो जो सम का फार्मूला है वो देखिए, n और बटे 2, n बटे 2 वह पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 वह पद। ठीक, इन दोनों की वैल्यू निकाल के 2 से डिवाइड करेंगे तो n आपका है 8 और 8 बटे 2 हो गया 4, यानी चौथा पद है आपका 9। 1, 2, 3, 4 प्लस n बटे 2 यानी 8 बटे 2 यानी 4, और 4 में 1 जोड़ा 5, तो पाँचवा पद 1, 2, 3, 4, 5, 10 बटे 2, 19 बटे 2। 19 बटे 2 कितना आएगा? 9.5। तो आपकी मध्यिका निकल के आ गई 9.5। उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, चाहे सम का आ जाए चाहे विषम का आ जाए। देखो है ये बहुत सरल, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सम का फार्मूला विषम में लगा देंगे, विषम का फार्मूला सम में लगा देंगे और आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करो। ये आपका एक वृत्त हो गया। ठीक, यहाँ पर आपका केंद्र हुआ। बोल रहे हैं वृत्त की एक जीवा है 16 सेंटीमीटर लंबी, तो यहाँ पर ये जीवा खींच देते हैं ए बी। ठीक, और ये कितनी हो गई? 16। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो त्रिज्या हम यहाँ से यहाँ खींच लेते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहीं से क्यों खींचा, यहाँ से क्यों नहीं खींचा? यहाँ से इसलिए खींचा क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसकी यहाँ पर अभी वैल्यू पता चलेगी। यहाँ पर और पूछ रहे हैं कि केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करो। तो केंद्र से, ये रहा केंद्र, ये इसकी दूरी ज्ञात करना है। तो ये जो यहाँ से हमने इसको यहाँ पर ये लाइन खींची है, ये एक तरीके से केंद्र से जीवा पर लंब खींचा गया है। ठीक है, केंद्र से जीवा पर लंब खींचा गया, और जब केंद्र से जीवा पर लंब खींचा जाता है तो वो जीवा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो यानी ये टोटल 16 है, तो ये वाला हिस्सा 8 हो जाएगा और ये वाला हिस्सा आपका 8 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी। ये आपका जो है त्रिज्या सेंटर से यहाँ पर परिधि तक, तो ये आपकी 10 दे रखी है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करो। तो आपको अगर दिख रहा होगा, मान लीजिए इसको हम O नाम दे देते हैं और इसको नाम देते हैं C, ये वाले बिंदु को C नाम और ये केंद्र को O नाम। अगर हम देखें त्रिभुज AOC में क्या है, ये और ये, तो यहाँ से ये अगर लंब गिर रहा है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर ये है 10, आपका जो कर्ण है वो 10 है, और ये आधार आपका 8 है, और ये जो लंब है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो पाइथागोरस के हिसाब से आप वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला लगा के। AO स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये फार्मूला आप लगा कर यहाँ पर OC की यानी
केंद्र से जीवा के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। आपको याद रहेगी वैल्यू, AO की वैल्यू है 10, OC की वैल्यू निकालनी है और AC की वैल्यू है 8। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 10 का स्क्वायर और हमें केंद्र से जीवा के बीच की दूरी जो थी वो निकालनी थी, OC स्क्वायर प्लस, और आपका आधार जो था वो 8 था, तो OC स्क्वायर 10 का वैल्यू होगी 100, 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये प्लस 8 स्क्वायर है यानी प्लस का 8 स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा तो माइनस का 64। OC स्क्वायर 100 में 64 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 36। OC की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे 36, और 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। तो यहाँ पर जो केंद्र से जीवा के बीच की दूरी होगी वो 6 सेंटीमीटर निकल के आ गई। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपके सामने, ADC चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है और ADC की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसको देखते हैं यहाँ पर। देखिए ध्यान से इसको, यहाँ पर आपके सामने जो चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, तो यहाँ पर एंगल BAC 48 दे रखा है, एंगल BCA 52 दे रखा है और एंगल B यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। तो हम इसको इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, तीनों का योग 180 होता है। तो एंगल A यहाँ पर 48 दे रखा है, एंगल B यहाँ पर पता नहीं है और एंगल C यहाँ पर 52 दे रखा है, 180। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 48 और 52 को जोड़ेंगे तो आएगा 100 और बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो एंगल B यानी कोण B आपका कितना निकल के आ गया, 80 निकल के आ गया। क्लियर हो गई बात। यहाँ से आपके सामने ये जो एंगल है ये एंगल 80 निकल के आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए निकालना क्या है, ADC यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो एंगल ADC प्लस एंगल B इन दोनों का योग होगा 180। क्यों होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग यानी आमने सामने कोणों का योग 180 होता है और एंगल ADC के सामने जो कोण है वो एंगल B है। तो यहाँ पर एंगल B कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, जैसा कि अभी आपने निकाला। जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये 180 में 80 घट जाएगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 100 डिग्री। तो एंगल ADC की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री निकल के आ गई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता का बहुलक ज्ञात करो। तो यहाँ पर बहुलक ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो 15 पद की बारंबारता कितनी है, 2, 16 पद की बारंबारता 4 है और 17 की 7 है, 18 की 5 है और 19 की 3 है। तो ऐसा कौन सा पद है जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है, जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है वही आपका बहुलक होगा। तो वो है 17। 17 की सबसे ज़्यादा 7 बार बारंबारता है, तो बहुलक आपका कितना हो गया, 17 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात करो। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप हमारे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये है आपका सेंटर यानी केंद्र, और सेम आधार पर, ठीक है, ये सेम आधार पर 2 कोण बने, एक सेंटर पे बना एक परिधि पे बना। अगर ये सेंटर का कोण 70 डिग्री है तो इस कोण का मान आपको नीचे कमेंट में बताना है। ये वृत्त का क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में पहले DLED में पूछा जा चुका है। खाली ये मैंने 70 रखा है, वैल्यू कुछ अलग हो सकती है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो आप नीचे कमेंट में बताइए ये अगर 70 का है तो ये कोण कितने का होगा। इनका जो आधार है वो सेम है, ये आपको ऑटोमेटिक समझना है या समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं।
तो 16वें क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो हमें सबसे पहले चौड़ाई को मान लेते हैं x। तो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी, जब ये 3 गुनी है तो ये 3x हो जाएगी, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। चौड़ाई की 3 गुनी, चौड़ाई अगर x है तो लंबाई 3 गुनी हो गई। बाग का क्षेत्रफल कितना बता रहे हैं, बाग का क्षेत्रफल बता रहे हैं कि 243 वर्ग मीटर। अब बाग का क्षेत्रफल, बाग आयताकार है तो इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू 243। लंबाई आपकी दे रखी है 3x, चौड़ाई दे रखी है x 243। ये 3 बराबर के उस तरफ जाएगा, x और x गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर 243 बटे ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3 अट्ठे 24 और 3 एक कम 3, तो x स्क्वायर कितना आ गया 81। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा यानी वर्गमूल लग जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो आपकी चौड़ाई निकल के आ गई 9 और लंबाई आपकी कितनी निकलेगी, x की जगह ये 9 रखेंगे तो 3 9 27, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लंबाई इक्वल टू 9 गुणे 3 बराबर 27। इसको आप बढ़िया से सजा के लिखिएगा एक लाइन से, मैंने जगह की कमी की वजह से यहाँ पर लिख दिया है 27, और ये क्या होगी, ये मीटर में होगी। ठीक है, 27 मीटर इसकी लंबाई आ गई। चौड़ाई अगर पूछ लेता तो चौड़ाई आपकी 9 मीटर निकल के आ जाती। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 17वां, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4। देखो किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले थोड़ा सा देख लो आप इसको, क्या है, ये स्क्वायर है, ये 9/4, 9/4 भी किसी का स्क्वायर होता है। 9 होता है 3 का और 4 होता है 2 का। तो अगर हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में ही लिख दें, 9/4 है ये, 3/2, तो यहाँ पर आपको वो फॉर्मूला याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला तो याद होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a स्क्वायर ये रहा और b स्क्वायर ये रहा, और बीच में क्या था 2ab यानी a और b। तो यही हम यहाँ करके देखते हैं क्या ये इसके बराबर आता है, 2 ये रहा a और ये रहा b, 3/2। अगर ये 2 से 2 ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 3x, और वही यहाँ पर 3x लिखा भी हुआ है। तो यानी अगर हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले में चेंज करना चाहें तो आसानी से चेंज हो सकता है। तो चलिए इसको हम लोग यही कर यहाँ पर देख लेते हैं और इसका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 ये रहा a और ये रहा b, तो यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसके गुणनखंड करने हैं तो x प्लस 3/2 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3/2, क्योंकि स्क्वायर है तो सेम का गुणा हो जाएगा, तो ये आपका गुणनखंड निकल के आ गया। ठीक है, अगर आप इसको उस तरह करते जैसे इसका और इसका जो नंबर होता है उसको गुणा करते और फिर इसको 2 पार्ट में तोड़ते, चूँकि ये भिन्न है तो इसको तोड़ने में भी तकलीफ होती। तो अगर आपको ऐसे करके मिल जा रहा है, आपको ये जो नंबर दिख रहा है ये स्क्वायर है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इन दोनों का आप आसानी से तोड़ सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती, पहले तो वो पता होनी चाहिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 को अगर हम 6 बार लिख दें तो 3 3 6, तो ये आपकी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल के आ गई। अब पूछ रहे हैं 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। तो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इसका वर्गमूल करना होगा। इस 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्गमूल करेंगे और वर्गमूल करने के बाद निश्चित रूप से कुछ ना कुछ शेष बचेगा, और उस शेष को इस नंबर में घटा देंगे तो जो नंबर हमें प्राप्त होगा वो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम 9 9 9 9, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग वर्गमूल निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले जोड़े बना देते हैं। 99 बचा पहला जोड़ा। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, हमें ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसका वर्ग 99 से कम हो। तो 9 9 81 और 10 दहम 100, तो 100 तो ज़्यादा हो रहा है, 9 बार ले जाइए, 9 9 81। ठीक, अब 99 में 81 को घटाएंगे तो आप देखिए 9 में 1 गया 8 और 9 में 8 गया 1।
अगला जोड़ा पूरा उतार लीजिए 99। अब ये जिससे मल्टीप्लाई किया है 9 यहीं उतार लेते हैं, 9 9 18। ठीक, अब यहाँ पर इसकी इकाई संख्या छोड़ दीजिए, यहाँ बचेगा 189 और यहाँ पर बचा 18। तो 18 का जब हम 189 में भाग देंगे तो 10 बार से पूरा चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें एक ही नंबर लेना होता है तो 10 में 2 नंबर्स होते हैं, तो हम एक ही नंबर लेंगे तो 10 से घटा के लेंगे 1, तो यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ पर भी 9 लिखेंगे। तो 9 से 189 का जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1701। 9 में 1 घटा 8, 9 में 0 गया 9, 8 में 7 गया 1 और 1 में गया 0 हटाओ। अगला जोड़ा उतार लेते हैं 99 और ये वाला 9 इसमें जोड़ लेते हैं, तो 9 9 18 और 1 19, तो 198 निकल के आ गया। उसी तरह फिर से करेंगे, यहाँ से हम एक संख्या हटाएंगे और बचेगा 1989 और यहाँ पर है 198। तो 198 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1989 में चला जाए तो ये पूरे 10 बार चला जाएगा, लेकिन हमें मालूम है कि हम 10 बार नहीं ले जा सकते, तो उससे कम बार ले जाएंगे, 9 बार ले जाएंगे। तो 9 यहाँ रखा, 9 यहाँ रखा, 9 और 1989 का जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 17901 और इसको घटाएंगे, 9 में 1 गया 8, 9 में 0 गया 9 और 18 में 9 गया 9 और 8 में 7 गया 1, तो 1998 आपका शेष बच रहा है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में इस शेष फल को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो 1998 को हम लोग यहाँ पर घटा देते हैं, 1998, 9 में 8 गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 1 गया 8 और 9 और ये 9, 99 80 01 यानी 9,98,001 वह संख्या है जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है तो आपसे गलत नहीं होगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आया उसको दोबारा से देखिए ताकि वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आखिर उस क्वेश्चन को करने का प्रोसेस क्या है। देखो, जो भी तैयारी करो सीरियस करो, क्योंकि ये जो तैयारी है ये आपकी यूपी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी काम आनी है। तो इसीलिए हर चीज़ की तैयारी करो तो मन से करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।